का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 के बारे में। और आप लोगों को अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोगों की कॉर्पोरेट अकाउंट की क्लास रहने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, इनकम टैक्स, ये सभी की क्लासें तो चल ही रही हैं। कल से मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास शुरू की है। मैनेजमेंट अकाउंट की क्लास शुरू की है और आज मैं आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंट की क्लास भी दूंगा। और ये सभी क्लासें जो है वो आप लोगों को एमसीक्यू टाइप में रहेंगी। अगर आप लोगों को डिटेल क्लास करनी है तो आप लोग बता दीजिए। वैसे तो मैंने 16 क्लासें कॉर्पोरेट अकाउंट में क्लासें जो है लिखी हुई हैं वो 16 क्लासें पहले ही ले रखी हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासें जो हैं 15-16 क्लासें हो चुकी हैं। टॉपिक मतलब कि सभी टॉपिक आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं जिनके एमसीक्यू मुझे कराने थे। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के, इनकम टैक्स के, ऑडिटिंग के सभी के सभी जो है क्लासें प्रॉपर चल रही हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग एक एक करके आराम से देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में कॉर्पोरेट अकाउंट। और कॉर्पोरेट अकाउंट में हम लोगों की ये पहली नंबर की क्लास रहने वाली है। हम लोग आज की क्लास में करने क्या वाले हैं, तो हम लोग करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर इशू। तो हम लोग शेयर कैपिटल कंपनी के बारे में, देखो हम लोग क्या क्या जानेंगे आज की क्लास में। हम लोग शेयर कैपिटल के बारे में जानेंगे कि कैपिटल कितने प्रकार की होती है, कौन सी पूंजी को क्या कहते हैं। ठीक है, शेयर के बारे में जानेंगे। ठीक है, इशू ऑफ शेयर के बारे में जानेंगे। ठीक है, शेयर के प्रकार जानेंगे। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम सभी की सभी चीज़ें जो हैं वो एमसीक्यू टाइप में जानेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बिना समय गवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि संयुक्त पूंजी कंपनी है। संयुक्त जो पूंजी कंपनी है वो कैसी कंपनी है? वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है, या फिर प्राकृतिक व्यक्ति है, या फिर सामान्य व्यक्ति है, या फिर गैर निवासी भारतीय है। देखो, हिंदी और इंग्लिश में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर इंग्लिश में हम पीपीटी बनवाते हैं तो उसमें और ज़्यादा समय चाहिए। तो मैंने समय को देखते हुए मैंने कहा है कि अभी फ़िलहाल आप लोग हिंदी में ही मैं क्लासें करवा सकता हूँ। अगर मेरे पास सुविधा होगी तो मैं इंग्लिश में भी लेकर आऊँगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आप लोग थोड़ा सा कॉर्पोरेट कीजिए। मैं जल्द से जल्द आप लोगों की हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ लैंग्वेज में क्लासें करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसी पीपीटी बनवाऊँगा जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल आप लोग कॉर्पोरेट कीजिए। बात आती है संयुक्त पूंजी कंपनी है। संयुक्त पूंजी कंपनी जो है वो कैसी कंपनी है? वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है, प्राकृतिक व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, या फिर गैर निवासी भारतीय है। तो इसका सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि संयुक्त पूंजी जो कंपनी है वो वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। क्योंकि कृत्रिम व्यक्ति क्यों है? क्योंकि देखो, कृत्रिम व्यक्ति इसलिए है, आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए है क्योंकि कंपनी अपने नाम से किसी पर भी मुकदमा चला सकती है। बस सिर्फ कंपनी सांस नहीं लेती है। जैसे मानव सांस लेता है, ठीक उसी प्रकार से कंपनी बस सिर्फ सांस नहीं लेती है, बाकी ये सभी क्रियाएं जो है वो कंपनी कर सकती है। कंपनी के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है या फिर कंपनी किसी पर मुकदमा चला सकती है। ये सभी कंपनी की विशेषताओं में बात करते हैं हम लोग। जब कंपनी को हम डिटेल में पढ़ाएंगे ना आप लोगों को, तब कंपनी में हम लोग ये सभी बातें आप लोगों को एक एक करके बताएंगे कि कंपनी की मुद्रा होती है, कंपनी की जो पूंजी होती है वो अंशों में विभक्त होती है। ठीक है, तो ये सभी बातें मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है सबसे पहले कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि समता अंशधारी होते हैं। तो समता अंशधारी होते हैं। तो समता अंशधारी होते हैं तो क्या होते हैं? कंपनी के ग्राहक होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं, या फिर बैंकर होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए कि अंश अगर पूछे जाते हैं तो याद रखिए कि अंश 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हम लोगों के समता अंश होते हैं, एक होते हैं समता अंश। अंश को हम लोग क्या कहते हैं? तो अंश को हम लोग शेयर कहते हैं। एक को कहते हैं इक्विटी शेयर,
और ए को कहते हैं हम लोग पूर्वाधिकार अंश, इन्हें कहते हैं प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। ठीक है, इनको जो है ये कंपनी के स्वामी होते हैं, ये कंपनी के क्या होते हैं, ये कंपनी के स्वामी होते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी के जो स्वामी होते हैं तो इनको जो है, इनको जो मिलेगा वो सबसे लास्ट में मिलेगा और इनको सबसे पहले मिलता है। ठीक है, मतलब कि पूर्वाधिकार अंश को लाभांश समता अंशों से पहले मिलता है। तो याद रखिए कि इनको क्या मिलता है, तो इनको लाभांश जो है वो निश्चित प्रतिशत में मिलता है। किसको, पूर्वाधिकार अंश को निश्चित प्रतिशत में मिलता है। निश्चित प्रतिशत में पहले से ही निश्चित होती है, लेकिन इनका जो है वो अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित। अगर बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है किसके साथ में, समता अंशधारी के साथ में। और ऐसा किसके साथ होता है, तो समता अंशधारी कौन होते हैं, तो समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, 3 नंबर में लिखा हुआ है कि अंशधारी प्राप्त करते हैं। तो अंशधारी क्या प्राप्त करते हैं, अंशधारी मतलब कि प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर पूछा है कि क्या प्राप्त करते हैं। तो अंशधारी ब्याज प्राप्त करते हैं। तो याद रखिए कि जो ऋण पत्रधारी होते हैं, ऋण पत्रधारी, और ऋण पत्रधारी को क्या बोलते हैं, डिवेंचर होल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लोग कहते हैं डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स। और डिवेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है, तो याद रखिए कि डिवेंचर होल्डर्स को ब्याज मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन जो अंशधारी होते हैं, अंशों को ग्रहण करने वाला अंशधारी कहलाता है। अंशों को ग्रहण करने वाला अंशधारी कहलाता है। क्या कहलाता है, अंशधारी कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग अंशधारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक है, अब इसको क्या मिलता है, तो इसको मिलता है डिविडेंड। और डिविडेंड जिसे हिंदी में कहते हैं लाभांश, इसे क्या कहते हैं, हिंदी में लाभांश कहते हैं। तो अंशधारियों को क्या मिलता है, तो अंशधारियों को लाभांश मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमीशन भी नहीं मिलता है और ना ही दलाली, तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जो देखो जितनी मैं चर्चा कर सकता हूँ, अगर ज़्यादा चर्चा करेंगे, अगर आप लोगों को डिटेल पढ़ना है तो आप लोग बता दीजिए, हम डिटेल भी पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने कहा है कि एमसीक्यू में, तो हमें एमसीक्यू इसीलिए लाया हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ये तो आप लोगों का पार्ट 1 है। इसी टॉपिक का हम लोग पार्ट 2 भी कल लेकर आएंगे, उसमें भी हम लोग 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करने बैठे हैं, बस हम लोगों का यही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जा सके एग्जाम के लिए। ठीक है, यही अपना टारगेट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बात करते हैं, लिखा हुआ है कि अंश आवंटन खाता। अंश आवंटन खाता को कहते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूछा है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट व्यक्तिगत खाता है, इसे कहते हैं पर्सनल अकाउंट। देखो इंग्लिश जितनी हो सकती है मैं इंग्लिश करवा देता हूँ। ठीक है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या फिर नॉमिनल अकाउंट है, या फिर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है। कैसा है, तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो इसमें पूछा है कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कैसा खाता है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूछा है कैसा खाता है। तो याद रखिए कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कैसा खाता है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट व्यक्तिगत खाता है। कैसा खाता है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट व्यक्तिगत खाता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन। अधिमूल्य का मतलब होता है यहाँ पर प्रीमियम पर अगर हमने शेयर को इशू किया है। देखो अगर हम बात करते हैं कि अंशों का निर्गमन
अगर हम लोग बात करते हैं इशू ऑफ शेयर कितने तरीके से हो सकता है, तो इशू ऑफ शेयर की अगर हम लोग बात करते हैं, इशू ऑफ शेयर कितने तरीके से हो सकता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर बात आती है कि 3 तरीके होते हैं। तो एक पहला सम मूल्य पर, इसी को कहते हैं एट पार, ठीक है। दूसरा है प्रीमियम पर, और इसी को कहते हैं प्रीमियम या फिर अधिमूल्य, इसे कहते हैं एट प्रीमियम। और तीसरा जो है वो है कटौती पर, इसे कहते हैं एट डिस्काउंट। तो यहाँ पर पूछा है कि अंशों का निर्गमन कितने तरीके से हो सकता है, तो याद रखिए कि 3 तरीके से हो सकता है। लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर हम, अब देखो 10, जैसे मान लो यहाँ पर बात आती है कि 10 का शेयर हमने अगर 10 में बेच दिया है तो ये सम मूल्य पर है, और 10 का शेयर अगर हमने 12 में बेचा है तो ये हम लोगों का अधिमूल्य है, मतलब 2 रुपये हमने अधिक लिए हैं। तो 2 रुपये जो अधिक लिए हैं, यही तो है प्रीमियम। अब ये पूछा है कि ये 2 रुपये अधिक लिए हैं तो ये कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए ये लाभ है। और कैसा लाभ है, तो याद रखिए कि लाभ 2 प्रकार के होगी। लाभ 2 प्रकार का होगा, कौन सा होगा, या तो वो आयगत लाभ होगा, या फिर पूंजीगत लाभ होगा। तो याद रखिए कि ये जो अगर हम बार लेते हैं, अगर हम प्रीमियम बार लेते हैं, एक बार लेंगे तो ये पूंजीगत लाभ है। तो यहाँ पर बात आती है कि पूंजीगत प्राप्ति है, पूंजीगत हानि है, असामान्य लाभ है, या फिर आयगत प्राप्ति है। तो अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन जो है वो पूछा है कि कैसा है। तो अधिमूल्य पर अगर निर्गमन करते हैं तो जो अधिमूल्य है उसको हम क्या कहेंगे, पूंजीगत प्राप्ति कहेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि मैंने बताया है कि पूंजीगत लाभ या प्राप्ति, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देखो। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पर देखिए इसी को भी आप लोग कर ले जाएंगे। अगर हमने जैसे मान लो 10 का शेयर है, 10 में बेचा है तो ये एट पार है, मतलब सममूल्य पर है। अगर 10 का शेयर हमने 12 का बेचा है तो वो प्रीमियम है। और अगर 10 का शेयर हमने 9 का बेचा है तो 1 रुपये हमने क्या दिया है, तो 1 रुपये हमने कटौती दी है, डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट तो हम लोगों के लिए खर्चा है, और खर्चा को हम लोग क्या कहेंगे, खर्चा को हम लोग हानि कह सकते हैं। तो ये कैसी हानि है, तो ये भी हमारी हानि, हम बार तो ऐसी हानि देंगे नहीं, तो ऐसी हानि जो बार ना हो उसे पूंजीगत हानि कहेंगे, तो प्राप्ति तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो वो कौन सी हानि होगी, तो वो पूंजीगत हानि होगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा समय दें, मतलब क्वेश्चन अगर सही है और समझ में आते हैं, देखो मैंने ऊपर समझा भी दिया है कि इस प्रकार से बात आती है और इस प्रकार से हम लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक समझने की कोशिश होगी हम तहाँ तक समझाने की पूरी प्रयास करेंगे। और अगर अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग बता दीजिए, मैं कमेंट में आप लोगों को कमेंट करिए, मैं आप लोगों को डिटेल क्लास में भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 7 नंबर में, और 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब अंशों की जब्ती का मतलब होता है यहाँ पर फॉर फीचर, या फिर इसी को कहते हैं हिंदी में हरण, ठीक है। मतलब कि जब अंशों की जब्ती की जाती है तो अंश पूंजी खाता यहाँ पर इसको बात आती है, जिसे कहते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अंश पूंजी खाता, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं हम लोग, नाम करते हैं। नाम का मतलब होता है यहाँ पर डेबिट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। जब हम लोग हरण की एंट्री डालते हैं तो हम लोग डालते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में हम लोग लिख देते हैं जो कॉल्स नहीं मिलती हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों को मान लो कि शेयर अलॉटमेंट की कॉल नहीं मिली, शेयर अलॉटमेंट की कॉल उसने नहीं दी है, हरण किया है, क्यों किया है, उसने
राशि नहीं दी होगी, ठीक है। 2, उसने हो सकता है कि शेयर, हो सकता है उसने शेयर फर्स्ट कॉल की राशि ना दी हो, फर्स्ट कॉल की राशि ना दी हो, ठीक है। हो सकता है उसने शेयर, हो सकता है उसने शेयर सेकेंड कॉल की राशि ना दी हो, सेकेंड कॉल की राशि ना दी हो, ठीक है। तो ये राशियां हम लोग लिखते हैं जो नहीं दी हैं, और जो राशि उसने दे दी होती है तो उसे हम लोग फॉर फ्यूचर अकाउंट में लिख लेते हैं, फॉर फ्यूचर अकाउंट में लिख लेते हैं। और हम लोग नरेशन डाल देते हैं कि बीइंग 1000 शेयर या फिर 100 शेयर फॉरफिटेड। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, लेकिन हम लोग इसमें कौन सी राशि लिखते हैं, अमाउंट में कौन सी राशि लिखते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि याचना की बकाया रकम से उसे डेबिट करेंगे, वाचित रकम से। यहाँ पर वाचित नहीं लिखा हुआ है, याचित लिखा हुआ है, याचित रकम से। याचित रकम से मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉल्ड अप अमाउंट से, कॉल्ड अप अमाउंट से, या फिर दत्त रकम से, पेड अप से पूछा है, पेड अप अमाउंट से, या फिर दे रकम से। तो दे रकम की बात हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पर ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि याचना की बकाया रकम से या फिर याचित रकम से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि अदत्त याचनाएं, अदत्त याचनाएं मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग कॉल्स। अब अगर आउटस्टैंडिंग कॉल्स मतलब अभी कॉल्स बकाया है, और कॉल्स अगर बकाया है तो वो पूंजी में जोड़ी जाएंगी, पूंजी में जोड़ी नहीं जाएंगी, पूंजी में घटाई जाएंगी, लाभ में घटाई जाएंगी या फिर लाभ में जोड़ी जाएंगी। तो याद रखिए कि अभी कॉल्स जब बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, अभी मतलब मिली नहीं है, तो वो क्या करी जाएंगी, तो वो पूंजी में अभी घटाई जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब्त किए गए मतलब कि जो अंश हम लोगों ने हरण किए हैं कंपनी ने, जैसे मान लो कि कंपनी ने, किसी ने मान लो कंपनी से शेयर लिए हैं और उसने राशियां नहीं दे पाए, तो कंपनी क्या करेगी, अपने अंशों को वापस लेगी उससे, और वापस लेगी तो उसे कहते हैं जब्त करना। अब जब्त करेगी कंपनी, जो अंश को जब्त किया है उनका करेगी क्या, तो उनका करेगी क्या, तो उनको पुनः निर्गमन करेगी, मतलब कि उनको दोबारा से बेचेगी। और दोबारा से बेचेगी तो अगर छूट देगी, बिल्कुल छूट देगी। जैसे मान लो हम लोग जब सेकंड हैंड कोई बाइक लेते हैं या फिर सेकंड हैंड चीज़ लेते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट देते हैं। जैसे मान लो बहुत सी एजेंसियां होती हैं जो किस्तों पर कार देती हैं, बहुत सी एजेंसियां होती हैं जो किस्तों पर कार देती हैं, ठीक है। बहुत सी एजेंसियां होती हैं जो किस्तों पर कार देती हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि किस्त, जैसे मान लो कि किसी आदमी ने कोई किस्त, मान लो उसने पहली किस्त दे दी है, दूसरी किस्त उसने नहीं दी है, तीसरी किस्त उसने नहीं दी, मतलब कि उसने पहली किस्त दी है, बाकी की कोई किस्त नहीं दी है। तो कंपनी क्या करेगी, अपनी कार को कंपनी वापस ले लेगी, कंपनी क्या करेगी, अपनी कार को वापस लाएगी, ठीक है, यहाँ पर वापस लाएगी। अब वापस लाने का इस कार का करेगी क्या, इसका कार का करेगी क्या, इसको पुनर्विक्रय करेगी। और इसी प्रकार से कंपनी करती है कि इन अंशों को दोबारा से बेचेगी। अब दोबारा से बेचेगी तो इस कार को क्या है, इस कार को नए रेट में तो बेचेगी नहीं, पुराने रेटों में बेचेगी, कुछ कम करके बेचेगी। तो इसी को कहते हैं कम करना, इसी को कहते हैं कटौती देना, डिस्काउंट देना। तो छूट को डेबिट किया जाता है, छूट को हम लोग यहाँ पर डेबिट करते हैं, किस खाते में डेबिट करते हैं, तो अंश छूट खाता में डेबिट करते हैं, अंश अपहरण खाते में डेबिट करते हैं, लाभ हानि विवरण में डेबिट करते हैं, या फिर अदत्त याचना खाते में डेबिट करती हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर है कि उसे हम लोग अंश अपहरण खाता, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब्त अंश का मतलब जो अंश हरण किए हैं,
जब्त अंश खाते का अगर शेष उनके पुनर्जारी होने के बाद हस्तांतरित कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर बात आती है कि हमने मान लो एंट्री डाली है। पहली एंट्री क्या है? पहली एंट्री है हम लोगों की शेयर कैपिटल। ये हरड़ की एंट्री है। किसकी एंट्री है? ये हरड़ की एंट्री है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। और 2 में क्या करेंगे? 2 में हम लोग वो करेंगे जो राशियाँ हमें ना मिलती हैं, तो हम लोग अनपेड कॉल्स लिखेंगे। कोई भी कॉल्स हो तो जो ना अनपेड हो। और 2 में हम क्या लिखेंगे? 2 में हम लिखेंगे फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग नरेशन डाल देंगे। फिर उसके बाद इनको हमने हरण कर लिया है। मान लो कोई अंशों को हमने किसी के अंशों को हरण कर लिया है, ठीक है। अब हरण करने के बाद हम उसको दोबारा से बेचेंगे। अब दोबारा से बेचेंगे तो पुनर्विक्रय करेंगे, उसका पुनर्निर्गमन करेंगे। और पुनर्निर्गमन करेंगे तो एंट्री हम लोग क्या डालेंगे? तो एंट्री हम लोग डालेंगे, क्योंकि पुनर्निर्गमन करेंगे तो अगर हम कटौती देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। डिस्काउंट अगर हम देते हैं तो हम क्या लिखेंगे? तो हम एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। और 2 में हम लोग लिख देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग इस एंट्री को डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर फीचर है क्रेडिट में, ये फॉर फीचर है डेबिट में। अगर क्रेडिट और डेबिट के बाद भी कुछ शेष बचता है तो यहाँ पर क्या है? यहीं पर ये जो है, ये सवाल जो है ये यही पूछा है कि अगर जब्त किए अंशों के बाद अगर फॉर फीचर अकाउंट में कुछ राशि बचती है तो उसे हम किस खाते में हस्तांतरित करते हैं? तो उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में हस्तांतरित करते हैं। किस में हस्तांतरित करते हैं? उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसे सुरक्षित कोष में हस्तांतरित करते हैं? नहीं करते हैं। संचित पूंजी में हस्तांतरित करते हैं? तो संचित पूंजी का मतलब ही होता है कैपिटल रिजर्व। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि नाम मात्र पूंजी है। नाम मात्र पूंजी है तो नाम मात्र पूंजी कौन सी होती है? इसे हम लोग कहते हैं नॉमिनल कैपिटल, ठीक है। अब नाम मात्र की पूंजी, देखो पूंजियों के प्रकार की अगर हम लोग बात करते हैं, पूंजियों के प्रकार की बात करते हैं तो एक तो होती है हम लोगों की, एक होती है अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी का दूसरा नाम है पंजीकृत पूंजी। और इसी का दूसरा नाम है नाम मात्र पूंजी। ये जो पूंजी होती है कंपनी की अधिकतम पूंजी की सीमा को बताती है। तो इसी को नाम है नाम मात्र पूंजी। तो यहाँ पर पूछा है कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी के द्वारा निर्गमित किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। पूंजी की वह राशि जो भावी अंशधारियों के द्वारा आवंटित की गई है, बिल्कुल गलत है। अंश पूंजी की अधिकतम राशि जिसे कंपनी के निर्गमित करने हेतु अधिकृत किया गया है, तो यही पूंजी को हम लोग कहाँ लिखते हैं? इसी पूंजी को लिखा जाता है, कहाँ पर लिखा जाता है? तो कंपनी के पार्षद सीमा नियम के कौन से वाक्य में? पूंजी वाक्य में इसी पूंजी का उल्लेख होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, लिखा हुआ है कि 12 नंबर में कि तालिका ए के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज की दर प्रभावित है।
ब्याज की दर अगर हम लोगों को कॉल्स अनपेड हैं और कॉल्स पर अगर हमने नहीं दिया है, कोई कॉल्स नहीं दी है, तो उस पर जो ब्याज की दर है वो कितने प्रतिशत है? 5% है, 6% है, 8% है या फिर 11% है। तो तालिका ए के अनुसार बकाया याचना पर ब्याज की जो दर है वो कितने हैं? तो वो है 5%। कितनी प्रतिशत है? तो वो है 5% है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संचालकों के द्वारा वास्तविक रूप से मांगे जाने के पूर्व अंशधारियों से अग्रिम रूप से प्राप्त जो राशि को हम लोग किस खाते में डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं या फिर डेबिट ही करेंगे। तो संचालकों के द्वारा अगर कोई कॉल्स जो है, कॉल्स एडवांस हो जाती है, कॉल्स इन एडवांस हो जाती है, तो उसे हम लोग अग्रिम याचना खाता में डेबिट करेंगे, अग्रिम याचना खाता में उसे क्रेडिट करेंगे, या फिर याचना खाते में डेबिट किया जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, तो अगर हमें कोई राशि कॉल्स इन एडवांस अगर होती है तो उसे हम कहाँ पर लिखेंगे? तो उसे हम लोग अग्रिम याचना राशि में, अग्रिम याचना खाते में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में उसे हम क्या करेंगे? उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंशों को जब्त किया जा सकता है याचना राशि का भुगतान नहीं देने पर। अंशों को हम लोग कब जब्त करते हैं? अंशों को मतलब कि फॉर फीचर कब किया जाता है? तो जब हम याचना राशि का भुगतान नहीं देते हैं, सभा में भाग लेने में असफल रहने पर, या फिर बैंक के ऋण का भुगतान नहीं करने पर, या फिर जब अंशों को जमानत के रूप में बंधक कर दिया गया हो तब। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि अंशों को हम जब्त कब करते हैं। तो मैंने बताया है कि जब हम कॉल्स इन एरियर होती है, कॉल्स इन एरियर मतलब कि अवशिष्ट याचना, जब हमारी अवशिष्ट याचना होती है, मतलब हम कोई कॉल्स नहीं दे पाते हैं, तो या तो हमने फर्स्ट कॉल या शेयर अलॉटमेंट या सेकंड कॉल मान लो नहीं दे पाए हैं, तो हमारे जो अंश हैं उनको वापस कर लिया जाता है, उनको जब्त कर लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि अंश जब्ती खाता मतलब कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट के शेष को आर्थिक चिट्ठा के मद में अंतर्गत दिखाया जाता है। मतलब कि आर्थिक चिट्ठा हम लोग बैलेंस शीट में उसको कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में हम लोग उसको कहाँ पर दिखाते हैं? तो उसे हम चालू दायित्व और प्रावधान में दिखाएंगे, उसे हम संचय और आधिक्य में दिखाएंगे, उसे हम अंश पूंजी खाते में दिखाएंगे, या फिर उसे हम असुरक्षित ऋण में दिखाएंगे। तो यहाँ पर जब्त अंश खाते के शेष को आर्थिक चिट्ठा में हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो जब हम अंश, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब अंश जब्ती खाते के शेष को आर्थिक चिट्ठा के किस मद के अंतर्गत दिखाया जाता है, किस मद के अंतर्गत पूछा है, तो मद हम लोग दिखाते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी द्वारा याचना किए जाने से पूर्व अंशधारियों से जो प्राप्त अग्रिम राशि है, मतलब कि कॉल्स इन एडवांस
अग्रिम याचना राशि, इसे कहते हैं अग्रिम याचना राशि मिलती है। अगर मान लो हमने मांगा क्या है, तो हमने मांगा है, कंपनी ने मांगा है शेयर अलॉटमेंट का रुपए, लेकिन एक अंशधारी ऐसा है उसने क्या किया है कि शेयर अलॉटमेंट पर फर्स्ट कॉल प्लस सेकेंड कॉल दोनों का पैसा दे दिया है। तो ये पैसा क्या कहलाएगा, तो ये पैसा कहलाएगा कॉल्स इन एडवांस। ये पैसा क्या कहलाएगा, ये पैसा कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि जब हम कॉल्स इन एडवांस मिलती है तो हम कौन सा खाता क्रेडिट करते हैं या कौन सा खाता डेबिट करते हैं। तो याद रखिए कि हम लोग कॉल्स इन एडवांस जो है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो बकाया मांग राशि खाते में डेबिट किया जाएगा, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो उसे हम अग्रिम मांग राशि में क्रेडिट किया जाएगा। तो यही मैंने अभी बताया था आप लोगों को ऊपर भी, और यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 17 नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन, मतलब कि जो री इशू करेंगे हम, जो हमने अंश हरण किए थे, फॉरफीचर किए थे, उनका हम दोबारा से उन्हें बेचेंगे, पुनर्निर्गमन करेंगे। जब्त अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद अंश जब्त खाते के शेष को हस्तांतरित करेंगे। तो यही क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, तो उसे हम लोग कहाँ पर करेंगे, लाभानी विवरण में करेंगे, पूंजी संचय खाते में करेंगे, सामान्य संचय खाते में करेंगे, या फिर सुरक्षित कोष में जमा करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है, अभी कराया था। ठीक है, तो इसको आप लोग घर से बताइए और इसका कमेंट जरूर करें आप लोग, कमेंट जरूर करें आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है। दायित्व मतलब कि लायबिलिटी में हम लोग क्या क्या सम्मिलित करते हैं। तो दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है प्राथित पूंजी, निर्गमित पूंजी, चुकता पूंजी, या फिर आवेदन पत्र की राशि। तो दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है, तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उससे हम दायित्वों की कुल राशि में हम चुकता पूंजी को शामिल करते हैं, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर की बात आती है 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंश पूंजी की वास्तविक राशि है। अंश पूंजी मतलब यहाँ पर पूछा है शेयर कैपिटल की वास्तविक राशि जो है, रियल अमाउंट है वो पूछा है। अधिकृत पूंजी है, निर्गमित पूंजी है, प्राथित पूंजी है, या फिर चुकता पूंजी है। तो अंश पूंजी की वास्तविक राशि है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो IMP इसको भी आप लोग कर लीजिए, ये भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अंश पूंजी की वास्तविक राशि है, तो अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, प्राथित पूंजी, या फिर चुकता पूंजी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने लगाया है कि इसका जो राशि है वो चुकता पूंजी वास्तविक राशि है, जो पेड होगी उसी को हम लोग वास्तविक राशि मानेंगे, रियल अमाउंट वही होगी। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अंश पूंजी का भाग जिसे केवल कंपनी के समापन पर मांगा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम संचित पूंजी कहते हैं। कौन सी पूंजी कहते हैं, उसे हम संचित पूंजी कहते हैं। उसे हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का, उसे हम अधिकृत पूंजी कहते हैं, याचित पूंजी कहते हैं, पूंजी संचित कहते हैं, या फिर संचित पूंजी कहते हैं। तो इस दोनों ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे।
इन दोनों ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संचित पूंजी कहेंगे। पूंजी संचित और संचित पूंजी अलग अलग है। याद रखिए कि देखो हम लोगों को पूंजी कौन कौन सी पढ़नी है। तो हम लोगों को अगर बात आती है तो हम लोगों को देखो, एक तो हम लोगों को अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी, हम लोगों को पढ़नी है निर्गमित पूंजी, निर्गमित पूंजी देखनी है, प्रार्थित पूंजी, प्रार्थित पूंजी देखनी है। ठीक है, इसे ऑथोराइज कैपिटल, इसे इशूड कैपिटल, इसे सब्सक्राइब कैपिटल, इसे अपराधित पूंजी भी होती है, अपराधित पूंजी। ठीक है, चुकता पूंजी, चुकता पूंजी, याचित पूंजी, याचित पूंजी, संचित पूंजी। तो ये पूंजियों के प्रकार हैं, ये भी हम लोगों को देखने हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोगों का ये ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पूंजी का वह राशि, पूंजी की वह राशि जो पूंजी वाक्य में उल्लेखित की जाती है। इसका राइट आंसर आप लोगों को आराम से बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी जब हमने स्टार्टिंग की थी तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो पूंजी वाक्य में हम लोग पार्षद सीमा नियम में, पार्षद सीमा नियम में जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं कंपनी के, अगर बात आती है कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख की अगर बात आती है तो कंपनी के महत्वपूर्ण जो प्रलेख हैं उनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपनी के जो महत्वपूर्ण प्रलेख हैं, सबसे पहला है हम लोगों का पार्षद सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम है। दूसरा हम लोगों का महत्वपूर्ण प्रलेख है पार्षद अंतर नियम है, पार्षद अंतर नियम है। तीसरा जो प्रलेख है वो है प्री विवरण, जिसे प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। और चौथा जो है लोई ऑफ, इसे कहते हैं स्थानापन्न प्री विवरण, स्थानापन्न प्री विवरण, इसे कहते हैं स्थानापन्न प्री विवरण। तो ये कंपनी के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ये कंपनी का चार्टर, इसे कहते हैं। ठीक है, और इसी में 6 भाग होते हैं। इसी में एक पूंजी भाग होता है, उसमें पूंजी का उल्लेख किया जाता है, तो वो अधिकृत पूंजी होती है, इसीलिए इसे पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं, पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ए ऑप्शन नहीं, मैंने ऑप्शन देखी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है उसे पंजीकृत पूंजी कहते हैं। ठीक है, उसे पंजीकृत पूंजी, सॉरी अधिकृत पूंजी कहते हैं, बिल्कुल सही। पंजीकृत पूंजी कहते हैं, बिल्कुल सही। नाम मात्र पूंजी कहते हैं, ये एक ही पूंजी के तीनों नाम है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, मैंने देखा नहीं ऑप्शन, और भी ऑप्शन थे उनको देखना चाहिए था। देखो सभी ऑप्शन पहले आप लोगों को देखने हैं, जो सबसे अच्छा लगता है, जो सबसे सटीक ऑप्शन सही आंसर हो उसी को आप लोग के लिए करना है। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से करना है। ठीक है, आराम से, देखो पर्याप्त समय होगा आप लोगों को, इतना भी आराम से नहीं करना है कि बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। मतलब कूल माइंड होकर आराम से करना है। ठीक है, आराम से पेपर सॉल्व हो जाएगा और अच्छी तरीके से आप लोग पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, बात आती है 22 नंबर की, और 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रस्तावित लाभांश को कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के शीर्षक में दिखाया जाता है। तो प्रस्तावित जो लाभांश को कंपनी के आर्थिक चिट्ठा के शीर्षक में हम लोग दिखाते हैं, तो किस शीर्षक में बात आती है, तो उसे हम प्रावधान में दिखाते हैं, संचय और आधिक्य में दिखाते हैं, चालू दायित्व में दिखाते हैं, अन्य दायित्व में दिखाते हैं। तो किसमें हम लोग प्रस्तावित लाभांश को कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाते हैं, कौन से शीर्षक में दिखाते हैं? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो उसे हम लोग कौन सी शीर्षक में दिखाते हैं? तो याद रखिए, उसे हम लोग प्रावधान में दिखाते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात आती है 23 नंबर में कि समता जो है वो 90,000 है, दायित्व तो 60,000 है और लाभ 20,000 है। तो कुल संपत्तियाँ पूछी हैं। तो याद रखिए एक बात याद रखिए कि हम लोगों को लेखांकन समीकरण आप लोगों को मालूम होना चाहिए।
लेखांकन समीकरण मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया है। लेखांकन समीकरण क्या होता है कि संपत्ति बराबर किसकी होती हैं, संपत्ति बराबर होती हैं पूंजी प्लस दायित्व के। ठीक है, तो हम लोगों को यही सॉल्व करना है। इसी प्रकार से हम लोग बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो हम लोगों को ध्यान से देखो कि समता मतलब हम लोगों का पूंजी, और पूंजी कितनी है, तो पूंजी है हम लोगों की 90,000। ठीक है, 90,000 है। प्लस दायित्व कितने हैं, तो दायित्व है 60,000, तो दायित्व लिख दिए हम लोगों ने 60,000। और लाभ कितना है, तो लाभ हमेशा याद रखिए कि लाभ पूंजी में जुड़ता है। तो लाभ पूंजी में अगर जुड़ता है तो ये 1,10,000 हो गए और यहाँ पर 60,000 हो गए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों का जोड़ करके तो ये 1,70,000 हो गए, और 1,70,000 हमारे किसके बराबर हैं, संपत्ति के बराबर हैं। तो ये हमारे संपत्ति के बराबर है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि समता अंशधारियों को अधिकार है, समता अंशधारियों को अधिकार है। मत देने का अधिकार है, बिल्कुल है। 20% लाभ का अधिकार है, बिल्कुल नहीं। 20% मतलब कि निश्चित नहीं है। समता अंशधारियों को जो लाभांश की दर है वो निश्चित नहीं होती है। शोधन पर पूर्वाधिकार का नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो समता अंशधारियों को अधिकार किसका है, तो यहाँ पर अगर बात आती है तो सिर्फ समता अंशधारियों को मत देने का अधिकार है। समता अंशधारी क्या होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं। ठीक है, इनको लाभांश जो है वो पूर्वाधिकार अंशों के बाद मिलता है। इनकी लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। ये सब प्रकार हैं, जब प्रकार करवाएंगे, डिटेल करवाएंगे तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है 25। ठीक है, 25 नंबर में लिखा हुआ है कि संचय जिसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए सृजित किया जाता है, ऐसा संचय जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए सृजित किया जाता है और जो आय के विरुद्ध प्रभावित होता है को कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पूंजी संचय कहते हैं, उसे हम सामान्य संचय कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं। ठीक है, उसे हम गुप्त संचय कहते हैं, बिल्कुल नहीं। उसे हम विशिष्ट संचय कहते हैं, क्योंकि वो विशेष उद्देश्य के लिए हमने बनाया है। तो यहाँ पर बात आती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसे हम विशिष्ट संचय कहते हैं, उसे हम पूंजी संचय भी नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और 26 नंबर में लिखा हुआ है कि अंशों के निर्गमन पर प्राप्त जो प्रीमियम है वो आर्थिक चिट्ठा में हम लोग किस शीर्षक में दिखाते हैं। तो हमने कहा था कि हम लोग ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम होता है, इसे हम प्रीमियम कहते हैं। और इसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इसे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे। तो उसे हम संचय और आधिक्य में दिखाएंगे। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चालू व दायित्व में बिल्कुल नहीं, पूंजी में नहीं, आकस्मिक में बिल्कुल नहीं। तो उसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, तो उसे हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और 27 नंबर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संचित पूंजी का अर्थ है, संचित पूंजी का अर्थ है, संचित पूंजी का अर्थ है आयाचित पूंजी का प्राथित भाग, संचित लाभ, पूंजी संचय का भाग, या फिर पूंजी शोधन संचय का भाग। तो याद रखिए, हमने ऐसी पूंजी, मैं पूंजी जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो एक एक पूंजी आप लोगों को बता दूंगा, आराम से एक बार पढ़ाने से ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, कि आयाचित पूंजी का वह भाग जो अभी इसको इशू नहीं किया जाएगा, इसको समापन के समय इशू किया जाएगा। तो आयाचित पूंजी का प्राथित भाग, तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, एक सेकंड देख लेते हैं। आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है कि वह अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी को अपने अंशों के निर्गमन द्वारा कोष जुटाने की आज्ञा नहीं है तो कहलाती है। तो वह अधिकतम राशि जिससे अधिक कंपनी को निर्गमित, जो मतलब कि जिससे अधिक कंपनी जो है वो इस शेयर इशू नहीं कर सकती है, जिससे अधिक कंपनी कोष नहीं जुटा सकती है, तो वो उसको मतलब उसकी सीमा होती है। मैंने बताया था कि अधिकृत पूंजी है, ये कंपनी की अधिकतम सीमा होती है, अधिकतम सीमा। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को 28 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन कराए हैं? तो 28 क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आप लोगों को कराए हैं। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे हम लोग और भी बच्चों को पढ़ाया जा सके अच्छी तरीके से। और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बात करते हैं हर चीज़ की। ठीक है, बस भले ही PDF अगर हम लोग बेचते हैं, जैसे मान लो PDF मैंने आप लोगों को मिनिमम कॉस्ट पर दे देते हैं, तो मैंने एक PDF एक बार में नहीं देता हूँ। मतलब 5-6 PDF को इकट्ठा करके मैं आप लोगों को बिल्कुल जैसे 20 रुपये 25 रुपये में आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग जो रिवीजन में यहाँ पर जो क्लास नोट्स हैं, ये आप लोगों को PDF में मिल जाते हैं। आराम से आप लोग एक लाइन एक मतलब कि कम समय में अध्ययन की बात वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो PDF की हेडेक मत लीजिए। जैसे ही 5 या 10 क्लासें होती हैं, हम लोग इकट्ठी PDF बना के आप लोगों को सेंड कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्योंकि मैं लाइक की बिल्कुल नहीं कहता हूँ, प्लीज़ आप लोग लेकिन लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर अच्छी लगती हैं क्लासें तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।